वंदना दीदी। ठीक है, चलो अब देखते हैं। मिथ्यात्व आदि गुणस्थानवर्ती जीवों के गुण गुण परिवन्नेसु, गुण परिवन्नेसु मतलब गुण स्थानों को प्राप्त, प्रतिपन्न गुण स्थानों को प्राप्त मतलब कौन से गुण स्थानों को प्राप्त? मिथ्यात्वादी गुण स्थानों को प्राप्त, यानी मिथ्यात्वादी गुण स्थानवर्ती जीव उनके जिन कर्मों का, जैसे यानी जिन कर्मों का उक्कसा उत्कृष्ट, क्या पढ़ रहे हैं हम? स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध के भेद पढ़ रहे हैं, चार प्रकार के, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य। तो उत्कृष्ट, स्थिति, अनुभाग एवं प्रदेश बंध होता है, यानी मिथ्यात्वादी गुण स्थानवर्ती जीवों के जिन कर्मों का उत्कृष्ट, स्थिति, अनुभाग एवं प्रदेश बंध होता है, तेसिम अनुकस्सो चौविहो, उन्हीं कर्मों का अनुत्कृष्ट, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध चौविहो यानी सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुव के भेद से चार प्रकार का होता है। ये तो यहाँ तक हुआ। अजहन्य भी एमेव, अजघन्य में भी इसी प्रकार लगा लेना चाहिए। अब इसे हमें विशेष रूप से समझना है कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसमें कल हमने दो नियम बताए थे। क्या नियम बताए थे? कि उत्कृष्ट और जघन्य बंध जो है वो सादी और अध्रुव ही होते हैं, सादी और अध्रुव ही होते हैं। उत्कृष्ट और जघन्य बंध सादी और अध्रुव ही होते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट बंध जो है ना वो हमेशा नहीं हो सकता। जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट बंध है ना, किसका? मोहिनी कर्म का। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर स्थिति बंध किसी जीव के हमेशा हो सकता है क्या? अनादिकाल से असंभव, संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से ये कभी ना कभी होता है, तो उसी को हम उसकी सादी कहते हैं। तो उत्कृष्ट बंध जिस तरह सादी होता है, सादी होते ही वो अध्रुव हो जाता है, क्योंकि ध्रुवत्व रहा नहीं। जैसे किसी चीज की शुरुआत होती है तो उसका ध्रुवत्व समाप्त हो जाता है, तो वो अध्रुव हो जाता है। तो सादी जो होगा वो अध्रुव होगा। और जघन्य बंध भी हमेशा नहीं होता किसी भी जीव का। जघन्य यानी सबसे कम, मध्यम वाले तो हमेशा हो सकते हैं, अनुत्कृष्ट जिसे हम कहते हैं, और अजघन्य जिसे कहते हैं वो तो हमेशा हो सकते हैं बंध। लेकिन जघन्य और उत्कृष्ट ये हमेशा नहीं होते, ये सादी और अध्रुव ही होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी विशिष्ट समय पर ही ये प्रारंभ होते हैं और कुछ समय होकर समाप्त हो जाते हैं। किसी विशिष्ट समय पर प्रारंभ होते हैं, इसका उदाहरण शास्त्र में दिया है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। कैसे, किस विशिष्ट परिस्थिति में ये शुरू होते हैं। फिर एक नियम और क्या बताया था? जिन प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति, अनुभाग, प्रदेश बंध विशिष्ट गुण सहित मिथ्या दृष्टि या साधन आदि गुण स्थानों में पाया जाता है, उन्हीं का अनुत्कृष्ट बंध चार प्रकार का होता है। जिनका उत्कृष्ट स्थिति बंध मिथ्यात्वादी गुण स्थानों में पाया जाएगा, उनका अनुत्कृष्ट बंध चारों प्रकार का हो जाएगा। ये भी अभी हमें समझ में आएगा उस उदाहरण को जब हम पढ़ेंगे तो। और शेष प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट का मात्र सादी और अध्रुव बंध होता है। शेष जो बची हुई प्रकृतियां हैं उनका जो अनुत्कृष्ट है उनका सादी होगा और अध्रुव ही होगा, क्योंकि हमने देख लिया बाकी जो बची हुई प्रकृतियां हैं अनुत्कृष्ट उनका सादी और अध्रुव बंध होता है। इसी प्रकार जघन्य में लगाएंगे। जिन प्रकृतियों का जघन्य स्थिति, अनुभाग, प्रदेश बंध विशिष्ट गुण सहित यानी मिथ्यात्व या साधन आदि गुण स्थान में होता है, उन्हीं प्रकृतियों का अजगन्य बंध सादी आदि चार प्रकार का हो जाता है होता है। शेष प्रकृतियों का अजघन्य बंध सादी और अध्रुव ही होता है। इसका विशेष अर्थ एक एक बंध के साथ आगे देखेंगे, इसलिए यहाँ अधिक नहीं बता रहे हैं। देखो अब श्रेणी हम लोगों को पता है ना, श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, श्रेणी और छपक श्रेणी। हाँ, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। छपक श्रेणी तो मान लीजिए कोई जीव, अब शास्त्र में देखते चलेंगे, आप लोगों को थोड़ा दिखेगा कि क्या लिखा हुआ है। इससे भी पढ़ सकते हैं गाथा नंबर। उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाला जीव 10वें गुण स्थान में गया। उपशम श्रेणी के गुण स्थान कौन कौन से हैं? 8, 9, 10 और 11। 8, 9, 10, 11।
चपक श्रेणी के गुण स्थान कौन कौन से हैं? 8 9 10 12। 8 9 10 12। तो उपसम श्रेणी पर चढ़ रहा है कोई जीव, वो कहाँ पहुंचा? 10वें गुण स्थान में पहुंचा। 10वें गुण स्थान में गया, वहां पर वो उच्च गोत्र का अनुत्कृष्ट बंध कर रहा है। उसे वहां पर उच्च गोत्र का उत्कृष्ट उत्कृष्ट अनुभाग बंध हुआ। क्यों? वहां पर 10वें गुण स्थान में उच्च गोत्र का उत्कृष्ट अनुभाग बंध का कारण क्या है? क्योंकि जितनी विशुद्धि उत्कृष्ट अनुभाग बंध के लिए चाहिए वो उसे वहां पर प्राप्त हो रही है। उच्च गोत्र का बंध करने के लिए विशुद्धि अधिक चाहिए ना, कि नीच गोत्र का बंध करने के लिए? उच्च गोत्र की। नीच गोत्र का बंध तो संक्लेश परिणाम से होता है और उच्च गोत्र का बंध विशुद्ध परिणामों से होता है। फिर उसके पश्चात वो 10वें गुण स्थान के बाद कहाँ जाएगा? 11वें में जाएगा। 11वें में जाएगा, नियम से 11वें में जाएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या करेगा? 11वें के बाद गिरेगा नीचे। हाँ, नीचे आएगा, वापिस आएगा। तो वापिस फिर कहाँ आया? वो 10वें गुण स्थान में आया। तो अब जब 10वें गुण स्थान में आया तो 10वें गुण स्थान में उतरते समय कोई भी जीव किसी गुण स्थान से नीचे उतरता है तो विशुद्धि से नहीं उतरेगा। कैसे उतरेगा? विशुद्धि कम होने से उतरेगा कम ना होगा, दीदी। लेकिन उसको संक्लेशी भी कहा है लब्धि सारादि गुण स्थानों में, कि 7वें से 6ठे में आने वाला भी संक्लेशी कहलाता है और 11वें से 10वें में भी आने वाला कम विशुद्धि होने से फिर क्या करेगा? अनुत्कृष्ट बंध करेगा। अब वो भले ही 10वें में है, दोबारा भी वो कहाँ है? 10वें में ही है ना दोबारा भी, लेकिन अब वो उतर के आया है। उसके परिणाम जैसे चढ़ते समय विशुद्ध थे अब वैसे नहीं है, नहीं हो सकते ना उतरते समय किसी भी जीव के, क्योंकि गुणस्थान जो है ये विशुद्धि की अपेक्षा से बने हुए हैं। तो जब नीचे आएगा वो, तो वहां पर क्या करेगा? अनुत्कृष्ट बंध करेगा। किसका अनुत्कृष्ट बंध किया उसने? उच्च गोत्र का। वहां इस अनुत्कृष्ट बंध को हम क्या कहेंगे? सादी कहेंगे। क्यों सादी? क्यों? क्योंकि पहले कर लिया था ना उसने। अनादि काल पहले से वो उसने बंद कर लिया कर था, रहा था, इसलिए शादी हो बिल्कुल गया। अनादि काल से बंद कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आकर के उसने जो बंद किया है वो उसकी शुरुआत हुई है। पहले किया, फिर वापस बंद हो गया, रुक अभाव हो गया उसका, फिर शुरू हुआ। इस कारण से वो शादी हो गया। 10वें गुण स्थान में आया तो उसका शादी बंद कहते हैं, क्योंकि पहले इस बंद का अभाव हुआ था। पहले मतलब 10वें में जा पहुंच करके 10वें में पहुंचा, फिर उस उत्कृष्ट बंद का अभाव हो गया, नीचे आया, फिर शुरू हो गया तो वो शादी हो गया, परंतु पुनः होने लगा क्योंकि पहले इस बंद का अभाव हुआ था परंतु पुनः होने लगा, इसलिए इसको शादी कह दिया। अब इस 10वें गुण स्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म सांपराय। सूक्ष्म सांप्राय। तो सूक्ष्म सांप्राय से अधस्तन गुण स्थानवर्ती जीवों के इस प्रकृति का बंध कब से चल रहा है? अनादि से, वो अनादि कहलाएगा। अभव्य जीवों का कैसा है वो बंध? अनादि अनंत बोलेंगे दीदी? नहीं, इन 4 में से बताओ। शादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव, इनमें से बताओ। ध्रुव है। ध्रुव बंध है। अभव्य जीव हमेशा से करते चले आ रहे हैं तो ध्रुव कहलाएगा। मतलब लगातार जो होता रहता है, रुकता नहीं है, जिसका अभाव नहीं होता उसको ध्रुव बंध कहते हैं। और अनादि काल से जो चला आ रहा है संतति रूप से, उसको अनादि कहते हैं। अनादि कहते हैं ना। अपने शादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव 4 पढ़ रहे हैं ना, तो ध्रुव और अनादि में अपने को कंफ्यूजन होता है। तो जो संतति रूप से लगातार चलता रहता है उसको तो कहते हैं अनादि, और जो बीच में रुक जाता है फिर भी निरंतर चलता रहता है उसको ध्रुव बंध कहते हैं, लगातार चलता रहे। तो ये ध्रुव हो, अभव्य जीवों के ध्रुव बंध है। और उपशम श्रेणी चढ़ने वालों के, उपशम श्रेणी वालों के अनुत्कृष्ट बंध का अभाव होकर जब उत्कृष्ट बंध होता है तो अध्रुव हो गया। अनुत्कृष्ट बंध का अभाव हुआ और फिर क्या हुआ? उत्कृष्ट बंध शुरू हुआ। कहाँ जाकर के? 10वें में अभी हमने देखा। तो इसको हमने अध्रुव कहा, शादी भी कहा। जो शादी होता है वो अध्रुव नियम से होता है। आया ना समझ में? जो शादी होगा वो अध्रुव हो ही जाएगा, क्योंकि उसका ध्रुवपना खत्म हो गया ना शादी होते ही। ठीक है, इस पैरा का अर्थ कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हमें लग रहा पूरा आ गया है ना? आ गया ना? थोड़ा बहुत तो अच्छे से नहीं, काफी आ गया, और फिर से पढ़ेंगे तो पूरा अच्छे से क्लियर लगेगा। अब देखो, अजघन्य में भी ये 4 प्रकार के बंध इस प्रकार लगाते हैं। सप्तम नरक में गया नारकी जीव, 7वें नरक में कोई जीव, नारकी जीव गया, वहां पर क्या करता? वो मिथ्यात्व के चरम समय से पूर्व नीच गोत्र का जो बंध करता है वह अनादि बंध है।
अब हम अजघन्य का लगा रहे ना, अजहन्य भी एमेव, ये गाथा में आया ना, अजघन्य में भी इसी प्रकार लगा लेना। जैसे अपन ने अनुत्कृष्ट में उत्कृष्ट में लगाया है अनुत्कृष्ट के लिए, तो उसी प्रकार अजघन्य में भी लगाना है। तो अजघन्य का कैसे लगाएंगे? सप्तम नरक में गया नार की जीव, मिथ्यात्व के चरम समय से पूर्व। मिथ्यात्व के चरम समय से पूर्व वो कौन कहलाता है जीव? पारुल बताओ। मिथ्यात्व का अंतिम समय चल रहा है, और उस समय उस जीव को कौन सा जीव कहते हैं? अतिशय मिथ्या दृष्टि दीदी। हाँ, बिल्कुल ठीक, सातिशय मिथ्या दृष्टि है वो जीव, है ना। तो मिथ्यात्व के चरम समय से पूर्व नीच गोत्र का जो बंध करता है वह अनादि बंध है। मिथ्यात्व अभी उसका चल रहा था अनादि काल से, ठीक है, और अब उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाला है। तो इतने दिनों से वो जो नीच गोत्र का बंध कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? अनादि बंध कहेंगे। अब वही जीव जब प्रथमोपसम के अभिमुख हुआ, मतलब सातिशय सम्यक दृष्टि हुआ, सातिशय मिथ्या दृष्टि हुआ, यानी प्रथमोपसम के अभिमुख हुआ, तो उसने क्या किया? मिथ्यात्व के चरम समय में नीच गोत्र का जघन्य अनुभाग का बंध किया। क्यों किया नीच गोत्र के जघन्य अनुभाग का बंध? बताओ क्या कारण है? मध्यम या उत्कृष्ट कर किया है, उसने जघन्य नहीं किया होगा, क्योंकि उस समय उसके परिणामों की विशुद्धि ऐसी रही होगी। हाँ, विशुद्धि के कारण उसके परिणाम विशुद्ध हैं। अब प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि बनने वाला है, वो मिथ्यात्व के चरम समय में है, तो विशुद्धि के कारण नीच गोत्र का जघन्य बंध होगा। और नीच गोत्र का उत्कृष्ट बंध किस कारण से होगा? संक्लेश के कारण से, है ना। तो जब संक्लेश नहीं रहेगा, विशुद्धि बढ़ेगी, संक्लेश बहुत कम हो जाएगा, तो वो नीच गोत्र का जघन्य बंध करता है। उस समय उसने क्या किया? नीच गोत्र का जघन्य अनुभाग बंद किया। पश्चात फिर सम्यक दृष्टि हो गया। उसके बाद क्या हुआ? चरम समय था, तो चरम समय के बाद तो नियम से सम्यक दृष्टि होगा ना, सम्यक दृष्टि हो गया, ठीक है। फिर मिथ्यात्व के उदय से फिर से मिथ्या दृष्टि हो गया। सम्यक दर्शन अंतर्मुहूर्तवाद छूट जाता है प्रथमोपसम सम्यक दर्शन। जब प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होता है तो तीन प्रकृतियां, तीन टुकड़े होते हैं। अपन ने पढ़ा था ना अभी जीवकांड में, कौन कौन से तीन टुकड़े होते हैं? मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। बिल्कुल ठीक, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति। तो इनमें से मिथ्यात्व कर्म का उदय आएगा अगर, तो जीव क्या हो जाएगा? मिथ्या दृष्टि। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आएगा तो क्या हो जाएगा? तीसरे गुण स्थानवर्ती। और सम्यक प्रकृति का उदय आएगा तो क्या हो जाएगा? चौथे गुण स्थानवर्ती, सायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा, है ना। तो वो क्या हुआ? अंतर्मुहूर्त के बाद फिर से मिथ्या दृष्टि हो गया। मिथ्यात्व के उदय से मिथ्या दृष्टि हुआ, तब नीच गोत्र का अजघन्य अनुभाग बंद किया। पश्चात सम्यक दृष्टि होकर पुनः मिथ्यात्व के उदय से मिथ्या दृष्टि हुआ, तब नीच गोत्र का उसका अब जघन्य अनुभाग बंद नहीं होगा। अब कौन सा हो जाएगा? अजघन्य अनुभाग बंद हो जाएगा। इस प्रकार उस जगह नीच गोत्र का सादी बंद है। क्यों सादी क्यों है? क्योंकि अब जघन्य नहीं रहा, जघन्य रुक करके अजघन्य हो गया। फिर से चालू, अजघन्य पहले था अनादि से, फिर जघन्य हुआ और फिर से अजघन्य हुआ, तो अजघन्य अब सादी हो गया। अब उसकी शुरुआत हो गई। एंड फिर उसी मिथ्या दृष्टि जीव के द्वितीयादिक समयों में नीच गोत्र का जो बंध है वह अनादि है, तथा अभव्य जीव के नीच गोत्र का अजघन्य अनुभाग बंध ही ध्रुव बंध है। अभव्य जीव का ध्रुव रूप से होता रहता है। अजघन्य को छोड़कर जघन्य को प्राप्त हुआ, वहां वह बंध अध्रुव है। अजघन्य को छोड़ा और जघन्य को प्राप्त हुआ तो ध्रुवत्व नहीं रहा, अध्रुव हो गया। इस प्रकार अजघन्य नीच गोत्र के अनुभाग बंध में सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव रूप चार भेद हैं। अन्यत्र भी जहाँ जैसे संभव हो वहाँ वैसा अन्य बंधों में भी सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव रूप चार प्रकार जानना। प्रकृति बंध में उत्कृष्ट आदि चार भेद नहीं है, ये पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। शेष स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध में उत्कृष्ट आदि भेद हैं, चार भेद हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगली गाथा नंबर 92। गुणस्थानों में प्रकृति बंध का नियम कहते हैं। सम्मेव तिथ्य बंधो आहार दुगम पमाद रही देसु मिस्सुनो आ उस्सै मिच्छादिसु शेष बंधो दू।
सम्मेव बंधो आहार दुगम पमाद रहिदेषु मिसुणे आउसय मेच्छादिषु शेष बंधो सम्मेव तीर्थबन्धो आहार दुगम्पमादरहिदेषु मिस्सुणे आउसय मिच्छादिषु शेषबन्धो सम्मेव तीर्थबन्धो आहार दुगम्पमादर हिदेषु मिस्सुने आउसय मिच्छादिषु शेषबन्धो दीदी आप बोल रही थी सब दिन नहीं पढ़ेंगे, एक दिन पढ़ेंगे क्या तो? हाँ, अब ऐसा करते हैं आप। अब अगली बार से अभी आप मनीषा और चंदनवाला जी पढ़ लेना अगली गाथा, ठीक है? आगे बढ़ाते विषय को। जी। सम्मेव तित्थ बंधो, सम्मेव यानी सम्यक दृष्टि को ही, सम्मेव यानी सम्यक्त्वे एव, सम्यक तो मैं ही, यानी असंयत गुण स्थान से लेकर तित्थ बंधो आहार दुगम पमाद रहिदेषु मिस्सुने आउसय मिच्छादिषु शेष बंधोदु। क्या कह रहे? असंयत गुण स्थान से लेकर अपूर्व करण गुण स्थान के छठे भाग तक सम्यक दृष्टि के ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। यहाँ पर सम्मेव से ही ये निकलेगा, सम्यक्त्वे एव, सम्यक्त्व के साथ ही, सम्यक असंयत गुण स्थान से लेकर ये अपूर्व करण गुण स्थान कौन सा गुण स्थान है? आठवां गुण स्थान। तो अभी हम विच्युति अब हमारी शुरू होने वाली है एक दो गाथा में, तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह से गुण स्थानों के भी भाग होते हैं समय के अंतर मुहूर्त के छठा भाग। यहाँ पर कह रहे हैं अपूर्व करण गुण स्थान के छठे भाग तक सम्यक दृष्टि के ही तीर्थ बंधो यानी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। आहार दुगम पमाद रहिदेषु, आहार दुग यानी आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इन प्रकृतियों का बंध पमाद रहितेषु यानी अप्रमत्त संयत गुण स्थान से लेकर वहीं अपूर्व करण के छठे गुण स्थान छठे भाग तक होता है, आठवें गुण स्थान के। और मिस्सुने आउसय, आयु कर्म का बंध मिस्सुने यानी मिश्र गुण स्थान को छोड़ दो और निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था को भी छोड़ दो, यानी निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था को प्राप्त मिश्र का योग जो है उसको भी छोड़ दो। इन दोनों के सिवाय मिथ्या दृष्टि से लेकर मिच्छादिषु यानी मिथ्या दृष्टि से लेकर अप्रमत्त गुण स्थान तक होता है। आयु कर्म का बंध कहाँ तक होता है? तो तीसरे गुण स्थान में नहीं होगा और निर्वृत्ति अपर्याप्तक अवस्था में नहीं होगा, यानी मिश्र का योग में नहीं होगा। निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था मिश्र का योग एक ही बात है, वहां पर मिश्र का योग होता है। बाकी बची प्रकृतियों का बंध मिच्छादिषु शेष बंधोदु, मिथ्या दृष्टि वगैरह गुण स्थानों में अपनी अपनी बंध विच्युति तक होता है। अब शुरू हो गया बंध विच्युति शब्द का आना। अब आप लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा। तो सम्यक दृष्टि को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। यहाँ पर ये बताया सम्मेव तीर्थ बंधो, वह भी कहाँ होगा? चतुर्थ गुण, वह भी चतुर्थ से आठवें गुण स्थान के छठे भाग तक। और आहारक प्रकृति का बंध किसको होता है? आहारक दिक् का, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, अप्रमत्त सातवें से लेकर आठवें के छठे भाग तक, है ना? तो ये आहारक प्रकृति का उदय कहाँ पर आता है? छठे गुण स्थान। इसकी विशेषता ये है कि इसका बंध तो सातवें में होता है लेकिन उदय छठे गुण स्थान में आता है नियम से। आयु कर्म का बंध कहाँ पर नहीं होता? मिश्र गुण स्थान में नहीं होता, यानी तीसरे गुण स्थान में नहीं होता। शेष मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से लेकर सातवें गुण स्थान तक होगा। सातवें से ऊपर आयु कर्म का बंध हो सकता है कि नहीं? नहीं होगा, बस सातवें तक ही होता है। और आयु कर्म का बंध निवृत्ति अपर्याप्त दशा में नहीं होता। शेष प्रकृतियों का बंध मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में बंध विच्छित्ति पर्यंत होता है।
शेष बंधोदु मिच्छादिसु, बंध विच्युति पर्यंत होता है। अब यहाँ पर हमारे लिए जानना है, हम सबको ये जानना है कि बंध विच्युति क्या है। तो अब शुरू करते हैं हम यहाँ से 1, 2 और नियम वाली गाथाएं, फिर बंध विच्युति। गाथा नंबर 93। पडमुव समिये सम्मे शेषतिये अविरदादि चत्तारी, तिथ्यर बंध पारम भया नरा केवलि दुगंते। भैया के बाद दो लोग पढ़। शेषतिये अविरदादि चत्तारि, तिथ्यर बंध पारम भया नरा केवलि दुगंते। हाँ मनीषा। मनीषा आप पढ़ लो। जी। पडमुव समिये सम्मे शेषतिये अविरदादि चत्तारि, तिथ्यर बंध पारम भयाणरा केवली दुगंते। बस। पढ़मुव समिये सम्मे, प्रथमोपसम सम्यक्त्व में, शेषतिये अथवा बाकी के तीनों सम्यक्त्व में। शेष 3 सम्यक्त कौन से हैं? प्रथमोपसम को छोड़कर नहीं, प्रथमोपसम को छोड़कर द्वितीयोपसम, छायोपशमिक और क्षायिक। हाँ, द्वितीयोपसम, छायोपशमिक और क्षायिक। तो प्रथमोपसम सम्यक्त में अथवा शेषतिये यानी बाकी के तीनों सम्यक्त में। तो तीनों से हमने क्या ले लिया? द्वितीयोपसम सम्यक्त, छायोपशमिक सम्यक्त और क्षायिक सम्यक्त की अवस्था में। और अविरदादि चत्तारी, अविरत यानी असंयत अवस्था, असंयत से लेकर चत्तारी यानी 4 ले लेना। तो चौथा, 5वां, 6वां, 7वां अप्रमत्त गुणस्थान तक 4 गुणस्थान वाले मनुष्य ही, असंयत से लेकर अप्रमत्त गुणस्थान तक चत्तारी यानी 4 गुणस्थान वाले नरा मनुष्य ही क्या करते हैं? तिथ्यर बंध पारंभया केवली दुगंते, केवली दुगंते यानी केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में। श्रुत केवली मतलब द्वादशांग के पारगामी के निकट, अंते यानी निकट ही क्या करते हैं? तिथ्यर बंध पारंभया, तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ करते हैं। देखो प्रारंभ शब्द यहाँ पर विशेष है। प्रारंभ करने के लिए ये शर्तें जरूरी हैं, लेकिन बाद में कहीं पर भी वो बंद होता रहेगा, रुकता नहीं है। तो क्या कौन करता है? पहला सम्यक दृष्टि जीव, है ना। सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ करेगा। कौन कौन से सम्यक दृष्टि हो सकते हैं? प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि,